एक समाज के रूप में हम अपने बाहरी स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से चिंतित रहते हैं। इससे हमारा मतलब है कि हमारा शरीर दूसरों को कैसा दिखता है, हमारी मांसपेशियों की टोन, हमारी त्वचा की गुणवत्ता और हमारे दांतों की सफेदी। लेकिन हम कितनी बार रुकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी हृदय के बारे में सोचते हैं। हृदय निसंदेह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खराब तरीके से काम करने वाला हृदय पूरे शरीर में सबसे बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है और यहाँ तक कि समय से पहले मौत का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, आजकल कार्डियक अरेस्ट शब्द काफी प्रचलन में है। यह तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, नतीजतन मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। खून की सप्लाई हार्ट को जब बंद हो जाती है, वो उस इवेंट को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है किसी बीमारी को लेके, उसको भी अरेस्ट हो सकता है। चलने पे सांस फूल ली है तो ये भी लक्षण हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। पर हमारे संस्थान में आयुष्मान के पेशेंट को विद इन 24 आवर्स ही हर तरह की सर्जरी का प्रावधान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। दर्शकों, हर दिन नए नए विषय लेकर मैं आपके समक्ष मौजूद रहती हूं। ठीक वैसे ही आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष मौजूद हूं। आप सभी ने देखा होगा कि जब आजकल जो हार्ट अटैक है और जो कार्डियक अरेस्ट है, ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स और ख़बरों के मुताबिक देखा होगा, लोग डांस करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो समझ ही नहीं पाते हैं। जिम में भी ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है। वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से होता है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। मेरे साथ डॉक्टर उज्जवल महेश्वरी जी मौजूद हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे एनटीवी निष्पक्ष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट। सर, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अमूमन हार्ट अटैक के बारे में लोग जानते हैं कि बेचैनी हो जाना और पसीना आना, दर्द होना, तो इससे कहीं ना कहीं लक्षण जाहिर होते हैं। लेकिन सर, ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये क्या है? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं और ये कितनी गंभीर स्थिति है। पहले तो कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर कार्डियक अरेस्ट 3 चीज़ें हम लोगों को सोचनी है। 3 फंक्शन, देयर इज लॉस ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आपने अभी बताया कि डांस करते हुए, वॉक करते हुए, चलते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पेशेंट का सर्कुलेशन बंद हो गया, सांस नहीं ले रहा है और पेशेंट की कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो हो जाती है, पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है। इन 3 स्पेक्ट्रम को जब हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट 3 चीज़ें। लेकिन हार्ट अटैक वो कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल डिफर है। हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक होता है ज़रूरी नहीं है उसको कार्डियक अरेस्ट हो। हार्ट अटैक कंडीशन जब हार्ट की नारी, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज, थक्का आ जाता है, कोई थक्का वहाँ रप्चर हो जाता है, उसके वजह से खून की सप्लाई हार्ट को जब बंद हो जाती है, वो उस इवेंट को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट को अरेस्ट आना है, रेयर है, पर हो सकता है। सो अरेस्ट और अटैक दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, दोनों ही के अलग अलग मतलब हैं। एक सवाल ले लेते हैं सर, जैसे कि आपने बताया कि दोनों ही अलग अलग हैं, तो जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है वो कैसे पहचाने कि ये कार्डियक अरेस्ट है? सो ऐसा यूजुअली 2 सेटिंग में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।
आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग या हॉस्पिटल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है किसी बीमारी को लेके, उसको भी अरेस्ट हो सकता है। कोई बाहर जा रहा है, नॉर्मल है, 1 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था, उसको भी अरेस्ट पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें हमें देखनी है। पेशेंट की सर्कुलेशन, तो टू चेक फॉर द सर्कुलेशन चेक करने के लिए हमें पल्स देखनी होगी पेशेंट की, कि पल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। यूजुअली हम लोग जो सेंट्रल पल्स होते हैं, हम कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसकी हाथ की पल्स चेक करते हैं, पर ऐसी कंडीशन में जो हार्ट के पास जो पल्स होती हैं, कैरोटिड पल्स, उसको चेक करते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट पल्स नहीं मिलेगी। दूसरा, रेस्पिरेशन के लिए लुक, लिसन एंड फील। आप पेशेंट को देखो, चेस्ट का मूवमेंट है कि नहीं है, फील करो कि वो सांस छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, देख के तब डायग्नोज करते हैं कि रेस्पिरेशन भी उसका नहीं आ रहा है। एंड थर्ड, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट को जगाने की कोशिश करो, आंखों के रिफ्लेक्स चेक करो कि पेशेंट पूरा बेहोश है कि नहीं है। तो इन जब 3 चीज़ों को जब कंबाइन करेंगे कि तीनों चीज़ें एब्सेंट हैं, कि पल्स नहीं मिल रही है, सांस नहीं ले रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियस है, होश में नहीं है, इन तीनों चीज़ों को मिला के जब हम बोलते हैं तो दिट इज कार्डियक अरेस्ट मैम। बिल्कुल सर, जैसे कि हार्ट अटैक जो सामान्य लक्षण होते हैं, दर्द होना और उलझन होना, क्या और भी कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन परिस्थितियों में समझा जाए कि ये हार्ट अटैक है? मैम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग इग्नोर करते हैं। जैसे अरेस्ट से पहले की कंडीशन होती है एंजाइना, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पुरानी दिल की है, ऐसे लोग जब चलते हैं, चलने पर उनकी सांस फूलती है और छाती में भारीपन आता है, तो छाती में भारीपन आना और सांस फूलना भी हार्ट अटैक से इनिशियल स्टेज हो सकती है। जब इन लक्षणों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है ऐसी सांस फूल रही हो, छाती में दर्द हो सकता है, छाती में गैस भर गई हो, तो लोग इग्नोर करके इन चीज़ों को जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक समय पे ये चीज़ें हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं है पेशेंट को हार्ट अटैक से कोई सिम्टम्स भी आएँ। कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट अटैक भी मालूम हो सकता है, जिसको पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता है। गले में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, हाथों में, बाजू में दर्द हो रहा है, चलने पे सांस फूल रही है, तो ये भी लक्षण हार्ट अटैक की निशानी हो सकती हैं। सर, जैसे कि ये जो हार्ट अटैक है, ये महिलाओं और पुरुषों में क्या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? मैम, यूजुअली मेल लोगों में सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, फीमेल में उतने कॉमन सिम्टम्स नहीं होते हैं, रेयर सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी फीमेल पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, इन लक्षणों को लेके फीमेल पेशेंट ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। मेल पेशेंट जो भी आते हैं, यूजुअली जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि बहुत तेज़ छाती में दर्द हुआ, स्वेटिंग, पसीना हुई और चलने पर सांस फूली, ये लक्षण ज़्यादा मेल पेशेंट में कॉमन होते हैं। सर, अब कार्डियक अरेस्ट पर आ जाते हैं। वो कौन कौन से ऐसे कार्डियक अरेस्ट आने से पहले वो कौन कौन से संकेत नज़र आते हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। मैम, कार्डियक अरेस्ट की यही खासियत रहती है कि वो टाइम नहीं देता है। 1 मिनट पहले पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था और 1 मिनट में वो बेहोश हो सकता है। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें पहचानना होता है, जैसे कि ऐसे कारण जिनसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उन कारणों को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में कभी कोई दिल की बीमारी हुई है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले से ही सोचना चाहिए कि रेगुलर चेकअप करवाएं। पेशेंट जो चलते हैं, चलने पर सांस फूलती है या चलने पर जिनको कभी चक्कर आ जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो चल रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको सांस फूल रही है, या अचानक कभी बिना किसी कारण के बेहोश हो जा रहे हैं और फिर होश में आकर थोड़ा सा खेलना चालू कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसी हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनके समय रहते ही अपनी चेकअप करवाना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सर, सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर कितने ज़रूरी है? सो मैडम, अब यहीं पे बात आती है कार्डियक अरेस्ट की मैकेनिज्म। कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल कॉजेज जिस कारण से कार्डियक अरेस्ट किसी पेशेंट को हो सकता है। जितने भी कारण होंगे उन सब का एक
फैक्टर रहता है कि उस कारण से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि हार्ट अटैक पेशेंट, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो हर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। सो हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ। जब हम इस पर गौर करते हैं तो 4 फैक्टर कॉमनली नज़र आते हैं। या तो पेशेंट की धड़कन अचानक बहुत बढ़ जाती है जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। दूसरा कारण होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कि वेंट्रिकल जो हमारा हार्ट का ऑर्गन होता है वो इतनी तेज़ वाइब्रेट कर रहा है कि इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन 0 हो जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण होता है सिस्टोली होना, एसिस्टोल होना, कि हार्ट बिल्कुल रुक जाना, कोई भी धड़कन ना आना। और चौथा कारण होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसका मतलब कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो प्रेजेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं आ रहे हैं, तो मैकेनिकल पावर 0 हो जा रही है। सो दीज आर 4 बेसिक मैकेनिज्म जहां से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट पड़ता है। सो अब कोई भी मैकेनिज्म हो, इनमें से कोई भी मैकेनिज्म हो, जब पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट होगा तो आपके पास जानने के लिए कोई तरीका नहीं है कि पेशेंट को हुआ क्या है। आप देखोगे पेशेंट की पल्स नहीं आ रही है, सांस नहीं ले रहा है, कॉन्शियसनेस चली गई है, बेहोश पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहला ट्रीटमेंट उपचार आता है वो CPR ही आता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशंस। CPR में बेसिकली हम लोग हाथ के माध्यम से, जो हमारी हथेली होती है, हथेली को जो हमारा स्टर्नम बोन होती है इसके नीचे वाले एंड से थोड़ा सा ऊपर हथेली को रखेंगे और दूसरे हाथ को हम उसके ऊपर रख के चेस्ट को कंप्रेशन देते हैं। इस CPR में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी एल्बो जॉइंट जो है वो स्ट्रेट रहें, सीधे रहें। हम पूरे पेशेंट के ऊपर हाथ स्ट्रेट रहते हुए रखना है और कम से कम 5 सेंटीमीटर, बोले 2 इंच का कंप्रेशन हमें देना है। 5 सेंटीमीटर या 2 इंच का कंप्रेशन हमें देना है। हाथ एल्बो सीधे रहना चाहिए, पेशेंट के ऊपर स्टर्नम के लोअर एंड से ऊपर स्ट्रेट रहना चाहिए और कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन का जो रेट रखना है कि 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। इसका मतलब 30/2 का रेशो, मतलब इसका कि 30 कंप्रेशन इकट्ठा दो, उसके बाद 2 सांस उसको देनी है। सांसें देने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके संग में कोई हेल्प दूसरा है तो वो दूसरा वाला सांस देगा। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो पहले आप ही कंप्रेशन करोगे और उसके बाद माउथ टू माउथ उसको 2 ब्रीदिंग सांस दोगे। अगेन फिर आप कंप्रेशन चालू कर दोगे। रेट जो रहता है कंप्रेशन का, 1 मिनट में 100 कंप्रेशन हमें चेस्ट को देने हैं। मतलब जिस रेट से हमें देना है कि 1 मिनट में इफेक्टिव 100 कंप्रेशन के बीच में हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट रिकॉइल भी होनी चाहिए ताकि हार्ट को भरने का टाइम भी रहे। तो CPR का बेसिक पर्पस ये है कि आपको हार्ट को कंप्रेस करके सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहे हो, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, जिससे कि जो उससे ब्लड है वो जितने भी शरीर के वाइटल्स ऑर्गन हैं वहाँ ब्लड पहुँचे। जैसे ब्रेन है, हमारे ब्रेन को अगर 2 से 3 मिनट तक ऑक्सीजन प्लस ब्लड ना मिले तो वो डेड हो जाएगा। तो हमारा CPR का मुख्य पर्पज़ है कि हम तुरंत कंप्रेशन चालू करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन चालू हो, जिससे कि ब्लड ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचे, किडनी में पहुंचे, लंग्स में पहुंचे, जिससे कि इन वाइटल्स ऑर्गन के सर्कुलेशन मेंटेन हो और पेशेंट को उस जो डैमेज होना है उससे बचाव कर सकें। हम CPR देके जो बेसिक मैकेनिज्म हैं कार्डियक अरेस्ट की, उसको हम दूर नहीं कर रहे हैं। जो भी है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एसिस्टोली, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमें तो मालूम ही नहीं है किस कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम सिर्फ CPR देख के पेशेंट का हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं ताकि सर्कुलेशन वाइटल्स ऑर्गन में बेहतर रहे। सर एक सवाल ले लेते हैं आपसे, ये जो कार्डियक अरेस्ट है ये किन लोगों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? जी मैम, सो इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्क फैक्टर हमें नज़र आते हैं कि ऐसे पेशेंट जिन लोगों को पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है, जिनकी कार्डियक पंपिंग बहुत कम हो गई है, ऐसे लोगों में जब हार्ट की पंपिंग 35% से कम हो जाए, ऐसे लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, अगर आपने तुरंत एक्टिवली
रिसक्सिटेट नहीं किया तो तुरंत सडन कार्डिक अरेस्ट, सडन कार्डिक डेथ में कन्वर्ट हो सकती है। सो ऐसे लोग जिनको पहले से ही हार्ट अटैक हो चुका है, उन लोगों में होने की संभावना रहती है। कुछ लोग हेल्दी लोग हैं लेकिन जिनके फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट है कि यंग एज में किसी और की डेथ हो चुकी है, उन लोगों में भी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जल्दी कार्डिक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। तीसरे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल जो करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू च्यूअर हैं, इन सब लोगों को भी रिस्क फैक्टर क्रिएट होते हैं। ओबीस पेशेंट हो गए जो अपने बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये सब लोग रिस्क फैक्टर हैं जिनमें दिक्कतें कभी क्रिएट हो सकती हैं। सर, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट के लिए कुछ विशेष मेडिकल टेस्ट होते होंगे, तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिन्हें करा लेना बेहतर होगा? जी मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारण होते हैं, उन कारणों को देखना ही उन टेस्ट को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि किसी पेशेंट को चलने पर सांस फूल रही है, एंजाइना हो रहा है, आपको ईसीजी करवाने का देखना है, आपको हार्ट का इको करवाना है, आपको टीएमटी करवाना है। आपको अगर कोई वॉल्व में दिक्कत है, उसके लिए इको देख के मालूम पड़ेगा कि हार्ट का वॉल्व कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है। दूसरा कारण कि जेनेटिक फैक्टर, कि जीन्स में गड़बड़ी है जिस कारण से अरेस्ट हो रहा है। ऐसे लोगों की फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है। अगर आपको किसी पेशेंट में हिस्ट्री ये मिल रही है कि उनके फैमिली में, क्लोज रिलेशन में किसी की बहुत ही जल्दी एज पे मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों को आप पूरा कार्डिक एमआरआई से लेके ईसीजी, इको, टीएमटी प्लस कार्डिक एमआरआई ऐसे टेस्ट हैं जिनसे पता कर सकते हो कि कहीं कोई हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल डिजीज़ तो नहीं है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं मैडम। सर, जैसे कि हार्ट अटैक होता है तो क्या कुछ, जैसे अभी बाहर भी देखा लोग की काफ़ी भीड़ रही, पेशेंट नज़र आए, तो क्या हार्ट अटैक के लिए कुछ संभव इलाज है, कोई स्थायी इलाज है या फिर इसे मैनेज किया जा रहा है? मैम देखिए, हार्ट अटैक जब होते हैं तो समय बहुत ज़रूरी है कि आप कितने समय में हॉस्पिटल पहुंच रहे हो। जो विंडो पीरियड है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो गोल्डन आवर जो होता है, 1 घंटा का गोल्डन आवर होता है कि अगर वो 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी होने की संभावनाएं रहती हैं। जो ऊपर वाला जो गॉड है, जिस तरह से वो हार्ट देता है, बनाता है, अगर उस पर कोई दाग लगता है तो इंसान कितना भी कर ले, कभी कभी हम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। पर आजकल के एडवांस में इतना एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि अगर पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तुरंत एंजियोग्राफी होके जहाँ ब्लॉक है, क्लॉट है, उसको हटा के तुरंत स्टेंट डालने से काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज होने की संभावनाएं अब रहती हैं। सर, जैसे कि आप डॉक्टर हैं और आप लगातार पेशेंट को देख रहे हैं, क्या ये कितना सच है कि अक्सर कहा जाता है कि ये जो हार्ट अटैक है ये टेंशन से, जो तनाव बढ़ता जा रहा है उससे है? इस पर आपका क्या नज़रिया, आप कैसे इसे देखते हैं? मैडम बिल्कुल मैं एग्री हूँ, ये आजकल के माहौल में बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। लोग स्ट्रेस की वजह से ही आजकल बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक अटैक बढ़ता जा रहा है। आजकल की लाइफ स्टाइल में लोग आपाधापी पैसे कमाने के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि कार्डिक इवेंट्स बहुत कॉमन हो गई हैं। और मैं एग्री हूँ कि कुछ क्लासेस ऐसी अलग से आप लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि कुछ क्लासेस लोगों की ऐसी हों कि कैसे इस स्ट्रेस से इजात पाएँ, डी स्ट्रेस करें ताकि इवेंट्स कम हो जाएं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कहीं कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना वो अल्कोहल लेते हैं, ना स्मोक करते हैं, ना फैमिली हिस्ट्री है। ऐसे कुछ पेशेंट भी यंग एज पे हम लोगों के यहाँ प्रेजेंट किए हैं जिनको मेजर अटैक हुआ है, हम लोगों ने एंजियोग्राफी की है, नस बंद आई है, और जब हम उन लोगों को रेट्रोग्रेडली सोचते हैं, उनका कारण पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि नौकरी में इतना स्ट्रेस है कि टारगेट अचीव करना है, बॉस ने ये बोला है, तो दिन रात काम करना, स्ट्रेस इतना लेना कि प्रॉपर नींद ना लेना, और जो निकल के आता है कारण कि स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। मैम सर, जैसे कि हार्ट अटैक और ये कार्डियक अरेस्ट है, तो हमारे दर्शकों को बताएं वो क्या डाइट है, लाइफ स्टाइल है जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? मैम हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये जो टर्म है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसको हमें समझना चाहिए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब क्या। डाइट हम बात करें कि हेल्दी डाइट, जितनी भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं,
इन चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो ये रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का या हार्ट अरेस्ट का हम कम कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को इंक्रीज कीजिएगा, फ्रूट्स जो भी आते हैं सीजनल फ्रूट्स हैं उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। जितने भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं उनको खाने से रिस्क काफ़ी कुछ कम होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें फैट, जो भी फैटी चीज़ें हैं स्पेशली सैचुरेटेड फैट, उनको हमें मिनिमम अपनी डाइट में कम करना होगा, प्रोटीन वाली डाइट को बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक कार्डियक अरेस्ट की संभावना को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ना ही उन लोगों के लिए सबसे जिम्मेदारी वाली चीज़ है। आप कहते हो साहब हमने स्मोकिंग बहुत कम कर दी है, पहले हम 10 सिगरेट पीते थे अब 1 या 2 कर दी है। आपको पूरा ही इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर एक समय तक आप नहीं छोड़े तो आप उसके बाद छोड़े तो जो डैमेज होना होगा हार्ट में वो डैमेज हो चुका होगा, और आप 5 साल बाद करोगे कि साहब मैंने तो स्मोक बंद कर दिया था, अब मेरे को अटैक कैसे हो गया। आपने कितने साल पी वो मैटर करेगा, आपने कब से छोड़ दिया वो मैटर नहीं करेगा। तो आप जितना जल्दी इस चीज़ को छोड़ देंगे ज़रूरी है। तीसरा, वॉकिंग एक्टिविटी। आजकल के माहौल में स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग बिल्कुल भी अपने वॉकिंग को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं जो कहते हैं कि साहब काम में ही इतना चल लेते हैं कि हमारा बहुत सारे, मैंने तो वॉच बांध रखी है, 3000 स्टेप्स तो मेरे ऐसे हो जाते हैं मैडम। ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। अमेरिकन गाइडलाइंस बोलती है कि कम से कम 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक, ऐसी वॉक, जॉगिंग करना, तेज वॉक करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, कि जिसमें आपको पसीना आ जाए। 30 से 35 मिनट डेली, या एक एवरेज 1 से 150 मिनट एक हफ्ते में। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो एटलीस्ट अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी 30-30 मिनट की वॉक करेंगे तो वो सफिशिएंट है हमारे लिए। सो नेक्स्ट कि आजकल के टाइम में जो नेक्स्ट पैंडेमिक है, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही बताया कि ओबेसिटी, लोग अपने डाइट से और अपने वॉकिंग से इस ओबेसिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो ओबेसिटी, जो कि एक पैंडेमिक बनती जा रही है, बहुत कॉमन फैल रही है मैडम, बहुत कॉमन फैल रही है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क आप कम कर लोगे। एल्कोहल, अमेरिकन गाइडलाइंस जैसे बोलती हैं कि 2 पैक डेली आप क्वांटिटी में ले सकते हो, लेकिन हम लोग भारतीय लोग हैं, जब पीने बैठते हैं तो भटक जाते हैं कि कितना हमें कंट्रोल रखना है, तो वो कंट्रोल नहीं रख पाते। तो जितना ज़रूरी हो कभी कभी ले लो, लेकिन बेहतर इससे बचाव ही बढ़िया रहेगा। सो मैम यही रास्ते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के, खाना पीना आहार ठीक करके, स्मोकिंग क्विट करके, एल्कोहल क्विट करके, तम्बाकू क्विट करके, ओबेसिटीज़ को हरा के, तभी हम लोग हेल्दी बन सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। सर, कार्डियक अरेस्ट पर आते हैं कि इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मैम जैसे मैंने बताया कि हेल्दी लाइफ स्टाइल ही ओनली वे। अगर आपने ये सब फैक्टर्स अप्लाई कर लिए, जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, आप बच सकते हो। अब ऐसे लोग जिनमें बीमारी पहले से ही बैठी हुई है, ऐसे लोग जिनमें हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, ऐसे लोग जिनमें कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिन लोगों को पहले से ही दिल की बीमारी है, वो रेगुलर चेकअप करवा के, डॉक्टर्स के पास जाके रेगुलर चेकअप करवा के काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। नाउडेज डिफिब्रिलेटर, ICD, इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर एक मशीन है, मेडिकल फील्ड में है, थोड़ा कॉस्टली है, 3-4 लाख के आसपास कीमत पड़ती है इसकी। तो नाउडेज ये मशीन्स अवेलेबल हो गई हैं, पर उन सब मशीनों को लगाने से पहले हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको देखना होता है। सो हार्ट की पंपिंग जब 35% से कम हो, ऐसे लोग जिनको हार्ट की पंपिंग 35% से कम है, सांस फूलती है, जिनकी लाइफ
एक्सपेक्टेंसी कम से कम 1 साल है, ऐसे लोगों को आईसीडी मशीन लगाकर बेनिफिट दिया जा सकता है। सडन कार्डियक डेथ को हम प्रिवेंट करने की सोच सकते हैं। एक और सवाल सर आपसे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या उसके तहत मरीजों को कोई सुविधाएं मिल रही हैं, क्या बताएंगे? जी मैडम, मैं ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके थ्रू मैं अपने हॉस्पिटल के भी बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आयुष्मान वाले पेशेंट को जब हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आयुष्मान के थ्रू उसका कोई भी केस होने में हफ्तों की वेटिंग रहती है, पर हमारे संस्थान में आयुष्मान के पेशेंट को विद इन 24 आवर्स ही हर तरह की सर्जरी का प्रावधान है। जितनी भी हार्ट की सर्जरी हैं, चाहे वो बाईपास हो, पेसमेकर हो, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और जितनी भी तमाम हार्ट की सर्जरी हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट के वॉल्व का एक्सचेंज, सभी सुविधाएं आयुष्मान के थ्रू विद इन 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। साथ में जो भी एम्पैनल्ड लोग हैं, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हैं, जो CGHS बेनिफिशियरी लोग हैं, उन सब लोगों के लिए भी जितने भी हार्ट के ऑपरेशंस हैं वो सभी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, जो ये कार्डियक अरेस्ट है, क्या कोई एज क्राइटेरिया है कि जैसे कोई एज फैक्टर है कि इन लोगों में ज़्यादा होना है, इसके बारे में विस्तार से बता दें। सो मैम, जब हम एज की तरफ बात करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट इन्फेंट में भी हो सकता है, एडल्ट बच्चों में हो सकता है, यंग एज लोगों में हो सकता है, जो माइल्डर एज वाली हैं उनको भी हो सकता है, और ओल्ड एज में तो कॉमन है ही है। बच्चों में इन्फेंट में बात करें बहुत कम है, रेयर है, कुछ इंसिडेंट्स हैं। जो मोस्ट कॉमन एज फैक्टर रहता है, मिडिल एज जो रहती है, मिडिल एज टू एल्डर एज, ओल्डर एज जो रहता है, वो एक ऐसी एज है जहाँ पे लोगों में ये अरेस्ट ज़्यादा होते हैं। और सेकंड, जो लोग ब्लैक पीपल होते हैं, जिन लोगों की जेनेटिक संरचना ब्लैक हैं, उन लोगों में कॉमन होता है। और थर्ड, मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ये कार्डियक अरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ख़ास बातचीत करने के लिए। दर्शकों, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में काफ़ी डिफरेंस समझ में आएगा, किन परिस्थितियों में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक होता है और ये दोनों कैसे अलग है। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।